हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेप्रीसिएशन। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमने अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है जहां हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू पेपर 2 दैट इज़ अकाउंट्स। उसमें अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमने बताया था कि चैप्टर 1 में हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिनमें से ऑलरेडी हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं एंड अब हमारे पास जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स हैं हम उसकी क्लास डील करेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला है डेप्रीसिएशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डेप्रीसिएशन के सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एंड ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट के हैं, तो नो डाउट स्टडी मटेरियल सबके पास अवेलेबल है, इसलिए हमने इसका कोई भी पीडीएफ कहीं प्रोवाइड नहीं किया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डेप्रीसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। अब देखो डेप्रीसिएशन मतलब होता क्या है, पहले ये समझो। हम बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, और फिक्स्ड असेट्स में से भी कौन सा बेटा, इनटैंजिबल नहीं, सिर्फ टैंजिबल पार्ट। अब आप लोग बोलोगे मैम टैंजिबल क्या होता है, तो टैंजिबल मतलब एक ऐसा असेट जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। अगर हम लोग बिल्डिंग की बात करें तो नो डाउट बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड असेट है, बट बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो उस केस में बिल्डिंग हमारे लिए किस तरह का फिक्स्ड असेट है, टैंजिबल। बट इफ इन केस मान लो बिल्डिंग की जगह हम कहते हैं गुडविल, तो हम सबको पता है कि गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, और रेपुटेशन को हम क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उस केस में अब गुडविल भी तो भाई फिक्स्ड असेट्स है, बट क्या वो टैंजिबल है, नहीं, वो इनटैंजिबल है। क्लियर। तो जितने भी टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स होते हैं उस पे अप्लाई होता है डेप्रीसिएशन, और जितने भी इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है अमोर्टाइजेशन। क्लियर। तो सिंपली डेप्रीसिएशन मतलब क्या, कि जब हम अपने असेट की, जो फिक्स्ड असेट हमने बताया है, उसकी कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अलोकेट करते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ में, उसी को हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। हमने क्या बोला, लेट्स से हमारे पास फिक्स्ड असेट है 1 लाख का, हम कहते हैं कि हम अगले साल इसको डेप्रिशिएट करेंगे 10,000 से, और ऐसा करके 10 साल तक करेंगे। तो ये 10,000 क्या है, इस कॉस्ट का पार्ट, और इस कॉस्ट के पार्ट में से आपने 10,000 क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मे बी इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी रही होगी, 10। तो हमने सोचा कि अगर 1 लाख रुपए वैल्यू है और 10 साल तक ये चलेगा, तो उसका मतलब हर साल ये 10,000 से घटता जाएगा। क्लियर। तो हमने किया क्या डेप्रिसिएशन में, कि जो असेट की कॉस्ट थी उसी को अलोकेट कर दिया उसकी यूज़फुल लाइफ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब जितनी यूज़फुल लाइफ है उसी में हम उसकी कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। क्लियर। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, इन केस द डेप्रिशिएबल असेट्स आर रीवैल्यूड, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। अब देखो कह रहा है कि अगर डेप्रिशिएबल असेट्स को आप रीवैल्यू करोगे तो उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन आप किस पे कैलकुलेट करोगे। क्लियर। लेट्स से हमारे पास जो असेट है बेटा वो है 1 लाख की, और हमने ये एसेट खरीदी थी 2018 में, आज हम 2020 में हैं, 10% से ये डेप्रिशिएट होनी थी। उस टाइम इसकी यूज़फुल लाइफ थी 10 ईयर्स। अब देखो 2020 में अगर हमने इस 1 लाख की वैल्यू को 2 साल तक डेप्रिशिएट किया होगा, दैट इज़ 2018 के एंड में और 2019 के एंड में, तो आज की डेट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80,000 होगी। इफ़ इन केस मान लो 2020 में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 20,000 से, तो फाइनल रीवैल्यूड वैल्यू कितनी है, 1 लाख। और अब हम डेप्रीसिएशन क्या इस पे चार्ज करेंगे, नहीं, हम डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, रीवैल्यूड वैल्यू पे। और इसको सिंपली किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि 10 साल की अगर लाइफ थी, 2 साल ऑलरेडी बीत चुका है, तो कितना साल बचा, 8 साल। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो ये जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा वही हम करंट ईयर में चार्ज करेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमारे एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हुई तो जो भी रीवैल्यूड वैल्यू है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ असेट, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द असेट। डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 80,000, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी स्टार्टिंग में, 1 लाख। द रीवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच असेट। देखो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आई थी बेटा, 1 लाख आई थी, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी, 8 साल।
तो हमने तो इसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में पूछा था कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे बेस्ड होकर के कैलकुलेट करोगे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कॉजेज फॉर डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉजेज बोला है वियर एंड टीयर, डिप्लीशन, एग्जॉस्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। क्योंकि वियर एंड टीयर मतलब जो नॉर्मल यूज़ की वजह से कोई भी चीज़ की वैल्यू घटती जाती है ना, जैसे हम सबके हाथ में अभी मोबाइल है, ये मोबाइल जब हमने परचेज़ किया था तो मे बी 10,000, 15,000, 20,000 का होगा, बट अगर आप 1 महीने बाद इसको सेल करने जाओगे तो क्या आपको उसका इतना पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि वो नॉर्मल यूज़ की वजह से जो उसका लॉस हुआ है उसको हम कहते हैं वियर एंड टीयर। क्लियर। डिप्लीशन और एग्जॉस्शन, डिप्लीट करता है मतलब धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती है ना, ड्यू टू नॉर्मल यूज। क्लियर है। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे इंटरनल कॉज ही पूछा था डेप्रिसिएशन का, एक्सटर्नल कॉज नहीं पूछा था। तो बट ऑब्वियसली ये दोनों ही क्या है, इंटरनल कॉज है, कि दोनों ही केस में बता रहे हैं कि जो आप असेट यूज करते हो उसकी वजह से जो आपके एसेट की वैल्यू घटती है उसको हम कहेंगे बोथ ए, उसको हम कहेंगे इंटरनल कॉज। अब आप लोग बोलोगे मैम एक्सटर्नल कॉज तब क्या होता? सिंपली अगर मान लो मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपके पास जो अभी हाथ में मोबाइल है आउटडेटेड हो जाता है, या कह लो उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट कर जाती है, तो वो किस तरह का कॉज है? एक्सटर्नल कॉज, जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्लियर। नेक्स्ट, विच आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट में पूछा है, जनरली होता क्या है ना कि कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में एसएलएम फॉलो किया जाता है और इनकम टैक्स एक्ट में डब्ल्यूडीवी फॉलो किया जाता है, बट बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट हमेशा प्रिस्क्राइब करती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के लिए। और तो ऑप्शन देखो हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड सिर्फ किस में दिया है? सी में, तो आंसर हो जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज सी। नेक्स्ट, depreciation is not provided for which of the following asset? goodwill, land, inventory of goods, both B and C। अब देखो हमेशा याद रखना कि जो लैंड होती है ना, हम सबको पता भी है, हमने देखा भी है कि अगर हम किसी लैंड की बात करें तो उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है। हमेशा आप देखोगे कि लैंड की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, कभी भी वो डिप्रिशिएट नहीं होती। कोई भी लैंड अगर किसी के भी फैमिली मेम्बर ने खरीदा होगा आज से 10 साल पहले 10 लाख का, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 20 लाख या 25 लाख होगी। तो ये क्या है? यही तो बता रहा है ना कि लैंड की वैल्यू कभी भी घटती नहीं है। इसके अलावा हमसे पूछा है कि इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स क्या है बेटा? ये तो करंट असेट है और हमें पता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड असेट पे लगता है, तो करंट असेट पे भी नहीं लगेगा। बट इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन ए भी गलत दिया है, क्योंकि गुडविल पे भी बेटा डेप्रिसिएशन नहीं लगता बल्कि अमोर्टाइजेशन लगता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, कह रहा डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असेट। तो तीनों ही के केस में डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गुडविल में डेप्रिसिएशन नहीं, एज पर कंसेप्ट अमोर्टाइजेशन होता है एज पर AS 26। तो अब कह रहा है बोथ बी एंड सी, बल्कि होना क्या चाहिए था? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। मान लेते कि ऑल ऑफ द अबव है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम एज पर कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर हम लोग अपनी मैट के हिसाब से देखेंगे तो आंसर डी दिया है, जो कि सच में गलत है। रीजन बीइंग कि गुडविल कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता बल्कि अमोर्टाइज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अभी हमने बताया था कि ऑब्सोलेंस मतलब जब आपकी टेक्नोलॉजी, जो आपने एसेट परचेज किया है उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, कोई नए फीचर का मोबाइल मार्केट में आ जाए, तो नो डाउट आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनोवेशन एंड इन्वेंशन, दैट इज डी। नेक्स्ट, द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू द। तो डेप्रिसिएशन को नो डाउट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसकी एंट्री देख लेते हैं डेप्रिसिएशन की। सबसे पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। और फिर डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बेटा? पीएल में, डेबिट साइड। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पीएल अकाउंट। हमेशा यही करना कि अगर कभी भी आप लोग से ट्रांसफर एंट्री पूछे तो पहले जनरल एंट्री पास करके देख लेना कि उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो एक्सटर्नल कॉज पूछा ना, तो सबसे पहले ऑब्सोलेंस तो होना ही होना है, टाइम एलिमेंट, अबनॉर्मल अकरेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। टाइम एलिमेंट और अबनॉर्मल अकरेंसेस कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है। एक्सटर्नल कॉज मतलब जो बाहर के किसी चेंज की वजह से आपके असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट करी। तो अभी हमने बताया कि अगर ऑब्सोलेंस हो रहा है, दैट इज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? असेट डेप्रिशिएट करेगा, और ये कैसा कॉज है? एक्सटर्नल कॉज। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब वो डेप्रिसिएशन जो आप इकट्ठा करते हो। मतलब कई बार हम लोग देखें ना बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब क्या कि लेट्स से आपने 2018 में एक असेट खरीदा और आज आप 2022 में हो, तो ये जो 4 साल का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है उन सबको इकट्ठा करके आप कहाँ दिखा रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तब आप लोग बोलोगे मैम हम लोग ऐसा कहाँ करते हैं, हम लोग तो पीएल में सीधे सीधे दिखा देते हैं टू डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट में अपनी जो असेट की वैल्यू है, फिक्स्ड असेट की वैल्यू, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सही बात है, तरीका तो यही है, बट एक और तरीका है कि यहाँ पे तो आप हर साल का डेप्रिसिएशन दिखाओगे, बट यहाँ पे आप फिक्स्ड असेट में से माइनस नहीं करके ये डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके यहाँ दिखा दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इससे होगा क्या कि आप अपने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तो बुक वैल्यू पे दिखाओगे, मतलब जितने पे परचेज की थी, बट अब तक जितनी वैल्यू घटी है वो कहाँ दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। क्लियर? तो बेसिकली ये कहाँ दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, लायबिलिटी। अब देखेंगे नेक्स्ट, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000, फ्रेट एंड कार्टेज 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000, रेसिडुअल वैल्यू 40,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट। और कॉस्ट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, देखो 8,90,000 तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये परचेज प्राइस है। फ्रेट एंड कार्टेज, परचेज के टाइम जितना भी भाड़ा लगा हो लाने का अपने मशीन को, वो भी हम कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि इंस्टॉल भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ होगा जिस टाइम आपने परचेज किया है। बट उसके साथ साथ देखो यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस बोला है, तो इंश्योरेंस चार्जेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट तो बनता नहीं है। सिंपली हमेशा याद रखना कि किसी भी असेट की कॉस्ट का जब आप कैलकुलेशन करते हो तो स्टार्टिंग में जब आपने उसको परचेज किया तो उस टाइम पे जितना भी आपने खर्चा किया है वो सब किसका पार्ट बनता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस्ट इसकी टोटल हो गई कितनी, 9,27,000। और 9,20,000 में से अगर हम इस रेसिडुअल वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें विच इज़ इक्वल टू 40,000, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 8,87,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो बस स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1,77,400। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ अ 10-year लीज इज बेस्ट डन ऑन द मेथड। तो देखो अगर 10 ईयर की लीज है, क्लियर कट दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है SLM, दैट इज बी। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 10% पर एनम अंडर WDV मेथड। आप हमेशा याद रखना कि अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो उसके लिए रेसिडुअल वैल्यू काम की नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि SLM में क्या होता है कि हम रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, बट WDV में हम रेसिडुअल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा, 1,50,000। इसमें से जब हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, सीधे इसका 10% 15,000, तो बैलेंस कितना बचा, 1,35,000। अब WDV है तो अगले साल 10% किस पे लगाएंगे, 1,35,000 पे, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 13,500। अब जब 13,500 माइनस करोगे तो जो तुम्हारी वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू। कब, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। अब जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे चार्ज होगा, इस पे, तो डेप्रिसिएशन इसका 10% कितना आ जाएगा, 12,105। और क्वेश्चन में हमसे डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 12,150। बस इतना याद रखना कि जो कन्फ्यूजन तुम लोग का होता है कि तुम लोग WDV में भी रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हो, बट इसका फॉर्मूला ये है ही नहीं। WDV में हम सीधे क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को डिप्रिशिएट करते हैं, और SLM में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस में से पहले स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको डेप्रिशिएट करते हैं। क्लियर? फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असेट द डिप्लीशन मेथड इज अडॉप्टेड। अगर डिप्लीशन मेथड की बात करेंगे तो डी, वेस्टिंग असेट लाइक माइंस एंड क्वारीज, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों क्या है, ये है टेंजिबल असेट, तो इस पे क्या लगता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन बाय SLM मेथड और WDV मेथड। बट अगर गुडविल की बात करें तो उस पर क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज। अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो इसी वैल्यू पे हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट मतलब बुक वैल्यू, दैट इज टी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख,
Life 5 year, residual value 2000. If the depreciation for 4th year as per SLM is 19,600, then the rate of depreciation per annum is, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. और फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. अब तुम लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखी है कि रेसिडुअल वैल्यू माइनस करना है. नहीं, सिर्फ क्या लेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस लेंगे. तो हमारे पास डेप्रीसिएशन अमाउंट तो दिया है कितना, 19,600. और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट भी दी है कितनी, 1 लाख इंटू 100. कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर इससे आ रहा है. तो इसको सॉल्व करके मेरा जो रेट आ रहा है बेटा वो है 19.6%. और अगर बुक में आंसर देखोगे ना तो 20% दिया है, जो कि इसको राउंड ऑफ करके दिया है, बट एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, 19.6%. क्लियर. नेक्स्ट, अब चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है डेप्रीसिएशन मीन्स, हम सबको पता है डेप्रीसिएशन मतलब जब हमारे असेट की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है तो हम उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन. एंड नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन मीन्स, अमोर्टाइजेशन का भी मतलब क्या होता है, जब हम असेट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, बट कौन से असेट की, इंटैंजिबल असेट की. देखो लिखा है चार्जिंग अ पीरियड विद द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एन इंटैंजिबल असेट. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि डेप्रीसिएशन हो या अमोर्टाइजेशन, दोनों अप्लाई किस पे होगा, फिक्स्ड असेट पे. बस डेप्रीसिएशन याद रखना टैंजिबल असेट पे होता है, अमोर्टाइजेशन हमेशा इंटैंजिबल असेट पे होता है. और दोनों का ही मतलब क्या होता है कि आपके असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन अकाउंट इज डैश टाइप ऑफ अकाउंट बट ऑफ इज नॉमिनल, बिकॉज अगर वैसे देखा जाए तो ये नॉन कैश आइटम है, बट है क्या, अ काइंड ऑफ लॉस. और अगर एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, प्रॉफिट है, तो वो सब कहाँ जाता है, पीएल में, ट्रेडिंग में. और अगर पीएल और ट्रेडिंग में आप डाल रहे हो उसका मतलब ही वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट. क्लियर है. नेक्स्ट, डैश इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट के अगेंस्ट हम क्या चार्ज करते हैं, प्रोविजन. क्योंकि प्रोविजन मतलब ही यही होता है कि अगर आपको पता है या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाते हो. तो प्रोविजन आप कहाँ से बनाओगे, अपनी पॉकेट से तो बनाओगे नहीं. जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है उसी को आप डिक्रीज करके प्रोविजन बनाते हो. क्लियर. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन अ मशीनरी विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट. अभी हमने ऊपर एंट्री पास की थी डेप्रीसिएशन टू मशीनरी की थी ना. तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा. तो देखो यहाँ पे लिखा है डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज डैश टू पीएल. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो बेसिकली अगर आप मशीन बेच रहे हो, कोई भी एसेट बेच रहे हो और उस पर फायदा हो रहा है तो वो कैसा प्रॉफिट है, अबनॉर्मल प्रॉफिट. लॉस होता तो वो कैसा लॉस होता, अबनॉर्मल लॉस. और तुम लोग को याद होगा कि पीएल में हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इस साइड दिखाते हैं बाई अबनॉर्मल प्रॉफिट और इस साइड दिखाते हैं टू अबनॉर्मल लॉस. तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है किस पे, ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो वो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में. तो क्रेडिटेड टू पीएल. क्लियर. नेक्स्ट, द अमाउंट चार्ज टू डेप्रीसिएशन डिक्लाइंस इन. अब अमाउंट चार्ज टू डेप्रीसिएशन वो किस में घटता है, WDV मेथड में, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में. अभी देखो ऊपर एग्जाम्पल भी हमने दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करके दिखाया था ना कि पहले साल डेप्रीसिएशन कितना था, 15,000, फिर था 13,500 और फिर कितना हो गया था, 12,150. अगर यही SLM होता बेटा तो SLM में हम क्या करते, लेट्स से 1 लाख की वैल्यू है और 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो हर साल डेप्रीसिएशन कितना होता, 10,000. तो क्या डेप्रीसिएशन घटता, नहीं. और डेप्रीसिएशन डिक्रीज किस में हो रहा है, WDV में, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड में. क्लियर है. नेक्स्ट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ये फॉर्मूला सबको पता होगा कि अगर हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है किस में, WDV मेथड में, तो फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट, ये n है मतलब जितना यूजफुल लाइफ है या टाइम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. और SLM में क्या ये फॉर्मूला था, नहीं. SLM के लिए अलग फॉर्मूला है जहाँ पे हमने बोला कि डेप्रीसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस. क्लियर. और ये दोनों ही फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन रेट. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज अ डैश आइटम. हम सबको पता है कि नॉन कैश आइटम है, क्योंकि अगर मान लो आपके हाथ में एक मोबाइल है, उसकी वैल्यू 10,000 थी, आज से 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या आपके पास से कुछ गया, नहीं. आपने तो जब परचेज किया था 10,000 का, बस वही पैसा आपके पास से गया था, बट स्टिल हमें पता है ना कि हर महीने ये 2-2 हज़ार से डिप्रिशिएट हो रहा है. तो ये 2,000 से जो हम अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, ये किसी तरह से हमारे पास से जा नहीं रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, हमारा लॉस है. तो ये किस तरीके का आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम. नेक्स्ट,
ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिसिएशन एसेट इज कॉज्ड बाय डैश चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रीवैल्यूड, द अकाउंट डेबिटेड इज पीएल अकाउंट। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो हम हमेशा उसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल में। और अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। यही रूल है कि फर्स्ट टाइम जब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, घट रही हो तो पीएल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सपेंसेस अक्रूइंग फ्रॉम यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट के यूज से क्या इंक्रीज होगा? डेप्रिसिएशन। किस तरह का खर्चा राइज होगा? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल्स द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज, अगर हैंड टूल्स पे हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड होता है रिवैल्यूएशन मेथड, कि टाइम टाइम पे आप उसकी रिवैल्यूएशन करते जाओ और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते जाओ। क्लियर? हैंड टूल्स मतलब सब समझते होंगे ना, जैसे हमने देखा है हैमर देखा है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ये सब क्या है? ये सब हैंड टूल का पार्ट है। तो इन सब में कटर है, तो ये सारी चीज़ों को कहा जाता है कि आप रीवैल्यू करो टाइम टू टाइम और फिर डेप्रिशिएट करो। क्लियर? नेक्स्ट, इन डैश मेथड फिजिकल वियर एंड टियर आर मोर इंपॉर्टेंट दैन इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर कहाँ काम आती है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट, अभी ऊपर हमने सॉल्व भी किया था, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। वही लिखा है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी ना एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड बट डिप्लीशन इज चार्ज्ड। ये भी हमने ऊपर बताया था कि विद हेल्प ऑफ डेप्लीशन मेथड हम लोग क्या करते हैं? माइंस को, मिनरल रिसोर्सेज को डेप्रिशिएट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिटर्न ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। ये भी सही है। हर साल कितना डिप्रिशिएट होगा? 10,000। एग्जाम्पल दे रहे कि हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 10,000, जैसा भी हमने ऊपर देखा भी था। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन एनी करंट एसेट। करंट एसेट पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, किस पे होता है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कॉस्ट को अलोकेट करते हैं, ना कि वैल्यू। ये भी ट्रू है। हम लोग को हमेशा लगता है कि डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यूएशन। अरे वैल्यूएशन किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की यहाँ वैल्यूएशन नहीं होती है, बल्कि कॉस्ट को डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है, अलोकेट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट, एन एसेट इज परचेज फॉर ₹25,000. Depreciation is to be provided annually according to straight line method. Useful life है 10 years और scrap value है 5,000. तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होगा? तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता ही है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। किसके केस में? अंडर एसएलएम मेथड। अंडर एसएलएम मेथड सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हमारे पास दी है बेटा 25,000, क्या हम उसमें से 5,000 माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। और आगे क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास नहीं दिया है, तो हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 5,000 है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। तो इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,000। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें पता है, कॉस्ट हमें पता है, तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा रेट कितना आ रहा है। इससे जो कैलकुलेट करके रेट आएगा वो कितना आएगा बेटा? 8%। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। 10% की जगह कितना होगा? 8%। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द WDV ऑफ द मशीन 1/1/1995 इज 9,72,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1/1/1993? आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या वैल्यू 12 लाख रही थी स्टार्टिंग में, तो सीधे सीधे 12 लाख को 10% से डेप्रिशिएट करो। फर्स्ट ईयर जब हम इसको 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो बेटा 1,20,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। वैल्यू कितनी बचेगी? 10,80,000 की। फिर दूसरे साल जब डेप्रिशिएट करेंगे 10% पे तो 8,000 आएगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी? 9,72,000। इसका मतलब करेक्ट वैल्यू क्या है? 12 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, under the reducing balance method of depreciation, the value of machinery never comes to zero. And under SLM method, value कितनी होगी? 0 at the end of its useful life. True. ये तो हम सबको पता है क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं कि इक्वल अमाउंट हर साल डेप्रिशिएट करते हैं सो दैट उसकी वैल्यू 0 आ जाए।
बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता जाता है, तो कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी है मशीन की? 2,52,000 सैल्वेज वैल्यू दी है और डेप्रिसिएशन किस पे दिया हुआ है? WDV पे दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का कितना? एट द रेट 10% 21,600। कैलकुलेट करके देख लो। अभी हमने बताया कि हमें अगर WDV मेथड की बात करें तो सैल्वेज वैल्यू हमारे लिए इररेलेवेंट है। इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 25,200। तो इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? वो होगी 2,26,800। अब सेकेंड ईयर इस पे डेप्रिसिएशन देंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस पे? 10%, 22,680। और देखो आंसर कितना दिया है? 21,600। तो आंसर ट्रू नहीं होगा बल्कि फॉल्स होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है 22,680 और आंसर कितना दिया है? 21,600। तो आंसर ट्रू नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, the portion of the acquisition of cost of the asset yet to be allocated is known as WDV, that is written down value। करेक्ट है। कह रहा है कि जब हमने एसेट परचेज किया था तो उस टाइम कॉस्ट का कोई पार्ट अगर अभी भी अलोकेट होना है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वैल्यू जो अभी बची है या जो अलोकेट होनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। लास्ट, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर बट ऑब्वियस WDV में या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। अभी हमने दिखाया कि फर्स्ट ईयर अगर डेप्रिसिएशन 15,000 था तो सेकेंड ईयर 13,500 था और फिर थर्ड ईयर 12,150 था। तो ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। सिर्फ 8 का आंसर गलत था, बाकी सारे आंसर्स करेक्ट थे। अब हम लोग लास्ट देखेंगे बेटा, मैच द फॉलोइंग। एकदम सिंपल है। पहला है पेटेंट। तो पेटेंट हमेशा याद रखना कि इंटैंजिबल एसेट है और क्योंकि इंटैंजिबल एसेट है तो उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। बिल्डिंग टैंजिबल एसेट है तो उस पर क्या लगेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। मिनरल डिपॉजिट, चाहे मिनरल डिपॉजिट हो, माइंस हो, उसको हम डिप्रिशिएट नहीं करके डिप्लीट करते हैं। लैंड है तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बट ये कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता। और इंटरनल कॉज में क्या आएगा? वियर टियर आएगा ना, अभी हमने ऊपर देखा भी था। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के लिए AS6 है बट हम सबको पता है कि ये मर्ज हो गया विथ AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आप लोग CM में इंटर में पढ़ोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा क्या होता है बेटा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल अगर जा रहा है डिप्रिसिएशन तो 80,000 जाएगा। क्लियर? फिक्स्ड असेट्स दैट इज PPE और इस पे क्या अप्लाई होता है? AS10 और अपना AS6 भी मर्ज हो गया AS10 के साथ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड और डिप्लीशन मेथड, मतलब दोनों ही मेथड है किस चीज़ के लिए? किसी भी असेट को डिप्रिशिएट करने के लिए। एक है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, एक है डिप्लीशन मेथड, तो ये दोनों साथ होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेटा। अब इसके बाद हम लोग के पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बचा है, उसके अलावा हम लोग के पास BRS बचा हुआ है। डिस्कशन में किस सब्जेक्ट की बात करें? हम लोग बात करें पेपर 2 अकाउंट्स की। जैसे ये दोनों चैप्टर का मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉस्ट का सिर्फ एक चैप्टर है तो हम उस पर भी डिस्कशन क्लास डाल देंगे एंड आफ्टर कॉस्ट हम स्टैट्स की क्लास अपडेट करेंगे। क्लियर? अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।